और दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं कंटिन्यू चल रही हैं और इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं साइंस के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। इसके पहले मैंने साइंटिस्ट और उनके द्वारा दिए गए नियमों संबंधित टॉपिक को कराया है और वहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की है और आपने जरूर अच्छे से देखा भी होगा। अब हम बात करते हैं आज प्रकाश की यानी कि ऑप्टिक्स से संबंधित चीज़ों को लेकर के। देखिए, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ना वो इन सभी चीज़ों से पूछे जा रहे हैं। अवतल और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है या फिर दर्पणों में जो बनाए गए जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी स्थितियों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। दर्पण सूत्र के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे ही लेंस में बनाए गए प्रतिबिंब, उनके उपयोग और लेंस सूत्र से फॉर्मूला से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो मैग्निफिकेशन होता है उससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर से इन सभी टॉपिक से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से जरूर 2 मार्क्स का फायदा मिलने वाला है। कम से कम 2 प्रश्न तो यहाँ से 100% ही पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं इसे पढ़ना और समझना। तो इसको आज समझाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इजी तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, काफ़ी आसान होगा आपको यहाँ पे समझना। तो बने रहिएगा लास्ट तक, चीज़ों को कम से कम समय में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और टॉपिक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बस वही यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ और ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी, इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी 18 अगस्त को पूछा गया था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से आप इसे याद कर सकते हैं, F=2 होता है क्या, R/2 ये होता है। अब इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि R=2F। तो इतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसी से ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये होगी कि ये प्रश्न आता है। अब दूसरी जो चीज़ है वो होती है कि दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होती हैं उनकी स्थितियों से पूछा जाता है। अब इन स्थितियों को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, इनको याद रखना बहुत ही आसान है ना। पिक्चर आप जब देखते हैं ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं, लेकिन मैं आपको देखो कितना आसान तरीके से एक चीज़ ड्राइंग बना करके यहाँ पे आपको बता दूंगा। देखिए, पहले आप ये 6 स्थितियाँ आप देख लीजिए। इन 6 स्थितियों में वस्तु की जो ये स्थिति है, वस्तु या तो अनंत पर होगी, वक्रता केंद्र था अनंत के बीच होगी, फिर वक्रता केंद्र पर होगी, या फिर वस्तु जो होगी वक्रता केंद्र और फोकस और सी के बीच में होगी, फिर या तो फोकस पर होगी या फिर फोकस था ध्रुव के बीच में होगी। तो ये कुल 6 स्थितियाँ होंगी और इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब जो होते हैं वो बनता कैसा है। तो आप देखिए कि हमेशा, क्योंकि ये है क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। तो आप इसे समझ लीजिएगा कि उल्टा और वास्तविक बनता है प्रतिबिंब किसमें, अवतल दर्पण में। ये हमेशा ऐसा ही बनता है सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, और ये स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो, तभी सीधा और आभासी बनेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब जब भी सीधा बनेगा तो वो आभासी ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा और अगर उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। पहली बात तो ये आपको समझ लेना है। और जो अवतल दर्पण होता है उसमें हमेशा ही उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। बाकी स्थितियों में उल्टा और वास्तविक, ये तो ठीक है। अब हमें देखना होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी, अब मान लीजिए अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो देखिए ये होता है अवतल दर्पण इस तरीके से, इसके पीछे यहाँ पर कोटिंग की जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में यहाँ से इसका जो होता है मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर इसका फोकस होता है, और अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे इसका सी होता है। अब वस्तु की स्थिति देखिए, अगर वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश होती है वो यहाँ पे टकराने के बाद फोकस से पे मुड़ती है एक, और दूसरी चीज़ जो होती है या तो फोकस से ही होकर के गुजरती है। तो ऐसे में जो अनंत पर की जो वस्तु होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर ही बनता है। ठीक है, तो पहली बात ये देखना है, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर।
और ये कितना बन रहा है, बहुत छोटा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति में क्या होगा कि यहीं पर दूसरी स्थिति में आप देखिए एक चीज़, दूसरी स्थिति की बात करें कि अब क्या हो रहा है, वस्तु जो है अनंत से थोड़ा सा आगे आती है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहती है। मतलब फिर से अगर वही लाइन ले ले, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ फोकस है, तो वस्तु अनंत पे थी। अब क्या है, वस्तु जो है केंद्र से, वक्रता केंद्र से दूर, मतलब कहीं यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु जो है अनंत से वक्रता केंद्र की तरफ आएगी, तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहीं ना कहीं फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब वस्तु इस तरफ आ रही है और प्रतिबिंब जो है वो इस तरफ बढ़ता ही जाएगा। पहले फोकस पर बना था प्रतिबिंब, अब कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और ये छोटा बनेगा। पहले क्या बना था, बहुत छोटा, अब क्या बनेगा, छोटा। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति होगी। अब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, तीसरी स्थिति में क्या होगा, वस्तु जो है वो केंद्र पर है। ठीक है, वस्तु केंद्र पर है। अब उसी प्रतिबिंब को फिर से आप देख लीजिए, अगर मान ये है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे एफ होगा, ठीक है, और यहाँ पे सी है। तो पहली स्थिति में था वस्तु अनंत पर था, दूसरी स्थिति में वस्तु जो है केंद्र से दूर अनंत के बीच था। अब जो है वस्तु जो है वो केंद्र पर ही है ना, वक्रता केंद्र पर ही है। प्रतिबिंब पहले फोकस से बना था, अब फोकस और फिर फोकस और केंद्र के बीच बना। अब वस्तु जो है वो केंद्र पर जब आ गई तो इसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। तो देख रहे हो आप, वस्तु जो है वो दर्पण की तरफ आ रही है और उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस से दूर दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। तो बस यही आपको थोड़ा सा सोच करके एक मतलब आपको एनालाइज करके चलना होगा। तो ऐसे में जब वस्तु जो है वो केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा और इस तरीके से उसका आकार जो होगा समान हो जाएगा केंद्र पर। अब केंद्र से आगे जो होगा, वस्तु की जो स्थिति होगी वो फोकस और केंद्र के बीच में होगी, वक्रता केंद्र के बीच में। तो ऐसे में क्या होगा, वस्तु जो होगी वो, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा केंद्र से दूर हो जाएगा, यानी केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और अब जो होगा ये बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो वस्तु जो है अब जो है, क्योंकि केंद्र और फोकस के बीच में बन चुका है, तो अगला स्टेप क्या होगा, फोकस पर। आप देख लीजिए कि अगर ऐसा होगा, पहले सी पे बना था, ठीक है, फिर सी और एफ के बीच में बना वस्तु हुआ, अब क्या होगा, वस्तु जो होगा वो फोकस पर ही आ जाएगा। और जब फोकस पे वस्तु आ जाएगा तो क्या होगा, पहले आपने देखा था कि प्रतिबिंब फोकस से बना था, फिर फोकस और केंद्र के बीच में बना, फिर सी पर बना, फिर सी से दूर बना। अब जब फोकस पर वस्तु चली गई तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जब वस्तु का प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो वो बहुत ही बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये स्थितियां सब समान होती हैं। एक आखिरी स्थिति होती है जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होता है, तब प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बन जाता है, बड़ा बनता है और सीधा और आभासी बनता है। तो देखिए इसको कितना आसान है इसको याद रखना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जा करके मेरे चैनल पे इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थितियाँ, जिसके प्रतिबिंब की ये सारी फोटो हैं। तो देखो फोटो बस समझने के लिए है, मैं बता देता हूँ आपको, ये सारी फोटोज़ जो हैं वो अवतल दर्पण के हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रतिबिंब बनते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब आगे चलते हैं। ठीक है, चीज़ें मैंने आपको अच्छे समझा दी हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों को अभी समझना जरूरी है। इसमें क्या है कि देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है ये भी आपको देखना होगा। देखिए अवतल दर्पण में तो कुल 6 स्थितियां थी, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की सिर्फ एक ही स्थिति है, और वो होती है जब भी वस्तु दर्पण के पीछे होगी, कहीं भी दर्पण के पीछे कहीं भी वस्तु होगी तो उसका स्थिति एक ही होगा कि वस्तु जो अगर दूर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब ठीक यहाँ पर क्या होता है, पीछे होने पर फोकस के बीच तथा वस्तु से छोटा एवं सीधा बनता है ना। तो फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा जो होगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा है तो आभासी बनेगा। बस इतना ही याद रखना है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब इस दर्पण में आप देखिए कि इन दर्पणों में दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f। इस फॉर्मूले से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसमें जो u होता है वो होता है वस्तु की दूरी, v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी, और f जो होता है वो फोकस दूरी होता है। अब अगर प्रश्न में दे दिया जाए कि वस्तु की दूरी जो है वो 20 है, बस देखिए अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की जो दूरी होती है वो नेगेटिव ही होता है।
तो आपको क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं दिया जाएगा, वस्तु की दूरी दे दिया जाएगा। वस्तु की दूरी 20 मीटर है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो u को क्या लेंगे, माइनस में, क्योंकि u जो होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव अभी कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। देखिए, आपने चिन्ह परिपाटी तो देखा ही होगा, ये होता है, यहाँ पर ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अब इसमें होगा क्या कि इस शून्य से इधर वाले जो भी होंगे सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं, और जीरो से बाएं के साइड में सब ऋणात्मक होते हैं। वहीं जीरो से ऊपर देखा जाए तो धनात्मक होते हैं, और जीरो से नीचे देखा जाए तो ऋणात्मक होते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आती है। इसी का उपयोग किया जाता है दर्पण में भी। अब आपने देखा होगा कि दर्पण चाहे अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, दोनों ही स्थितियों में अगर हम प्रतिबिंब वस्तु की बात करें तो वस्तु हमेशा जी ध्रुव से बाएं साइड में होता है। यहाँ भी वस्तु ध्रुव से बाएं साइड में होता है। तो वस्तु की दूरी चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों में ही माइनस ही लिया जाएगा, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब भी की बात करें, देखिए भी अगर प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, वास्तविक बनने का मतलब कि वो दर्पण के सामने बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा, तो दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, उसकी भी दूरी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है, और फोकस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में यू भी नेगेटिव होता है, भी नेगेटिव होता है, और एफ भी नेगेटिव होता है। इनकी दूरियों की बात करी गई है। ठीक है, तो क्योंकि ये तीनों ही तीनों अवतल दर्पण में आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, देखिए मैं बताता हूँ। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में फोकस यहाँ होता है, वस्तु यहाँ होता है, और इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब के सब जीरो क्या है, बाई साइड में है। ऐसे में ये सभी के सभी ऋणात्मक ही होते हैं। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ होता है लेकिन फोकस यहाँ होता है, और प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ बन रहा होता है फोकस और ध्रुव के बीच में। तो उत्तल दर्पण होने पर भी और एफ दोनों ही धनात्मक होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होता है यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते वक्त। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। अब प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन की बात, इससे भी प्रश्न पूछा गया है और आगे भी जरूर पूछा जाएगा। m इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए आवर्धन, इसे रेखीय आवर्धन कहते हैं, और m इज इक्वल्स टू होता है माइनस भी अपॉन यू। ये होता है दर्पण के फॉर्मूले में, m इज इक्वल्स टू माइनस भी अपॉन यू, जहाँ पे भी जो होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और u जो होती है वो वस्तु की लंबाई होती है। अब वस्तु दूरी और वस्तु की लंबाई में आपने फर्क तो समझा ही होगा। जैसे इस फिगर में समझा दूं तो ये जो AB है ये वस्तु की लंबाई है, और वहीं अगर हम P से B तक की ये दूरी की बात करें तो ये वस्तु की दूरी है। अब इस अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, इस उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु की लंबाई की बात करें तो ये धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम चिन्ह परिपाटी बनाएं तो ये है जीरो, और ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ये धनात्मक होता है। तो वस्तु की जो लंबाई है वो उत्तल दर्पण में धनात्मक है, और इसकी जो दूरी है वो ऋणात्मक है क्योंकि जीरो के बाएं साइड में है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, वहीं अगर कोई अवतल दर्पण होता तो देखिए अवतल दर्पण ऐसा होता है ना, और इसमें जो प्रति वस्तु तो यहीं पर होगा, तो वस्तु की लंबाई तो धनात्मक ही हो क्योंकि ऊपर साइड में है, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा इसका तो प्रतिबिंब नीचे के साइड में बनेगा। और आपको पता है कि चिन्ह परिपाटी में जब हम नीचे जाते हैं तो ये ऋणात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उसका जो लंबाई होगा वो ऋणात्मक होगा, वहीं वस्तु की लंबाई जो धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में वस्तु जो होगा वो भी धनात्मक होगा, वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई भी ऊपर की साइड में है तो धनात्मक होगा। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि वस्तु अगर उत्तल दर्पण में है तो उसकी लंबाई, वस्तु तो हमेशा ही क्या होगी, धनात्मक हुई होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, अगर वो सीधा बन रहा है, सीधा, तो वो धनात्मक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर वो सीधा होगा तो धनात्मक होगा, और अगर वो उल्टा है तो वो ऋणात्मक होगा। सीधी सी बात है क्योंकि नीचे की तरफ बनेगा। तो इससे आप प्रतिबिंब के लंबाई की स्थिति जान सकते हैं। तो प्रतिबिंब के मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस भी अपॉन यू, जहाँ भी जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और u जो होता है वस्तु की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना ये मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, रेखीय आवर्धन ये बता दिया। अब आपको देखना है अवतल दर्पण के उपयोग।
देखिए, उपयोग से भी प्रश्न पूछा जा रहा है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा, क्योंकि दर्पण अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो यही कुछ टॉपिक जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो होता है बड़ी फोकस होता है। इसका दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें यूज होता है, क्योंकि उसमें चेहरा जो है वो सीधा और बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो अवतल दर्पण जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग होता है ना, अभिसारी जिसे बोलते हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है, अभिसारी होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्पण जो होता है अभिसारी होता है। तो अभिसारी होने की वजह से ये क्या करता है, फोकस को, अब देखिए टॉर्च की बात करें, जैसे हेडलाइट की बात करें, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है इसमें से जो लाइट जलती रहती है ये परावर्तक सतह से टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर फोकस होता है, तभी हमको आगे का रोड जो होता है क्लियर दिखाई देता है। अगर ये प्रकाश फैल जाएगी चारों तरफ तो हमें आगे सही से दिखाई नहीं देगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो आँख, नाक, कान, गलों के जो डॉक्टर्स होते हैं वो गलों के अंदर अच्छे तरीके से देखने के लिए इन्हीं दर्पणों का यानी कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए आगे जो है वो और भी उपयोग देख लीजिए। सोलर कुकर में भी जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा जो है वो प्राप्त किया जा सके। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर अवतल दर्पण होगा तो सूर्य से आने वाली जितनी भी प्रकाश होंगी सभी के सभी एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाएंगी। ऐसे में एक बिंदु पर ज़्यादा प्रकाश हमें प्राप्त होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके उपयोग से परावर्तक दूरबीन जो होते हैं, टेलीस्कोप, है ना, उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है निकट दृष्टि दोष के निवारण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इतने सारे उपयोग मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और डेफिनेटली आप क्या करें, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूंगा, आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो देखिए, वाहनों के चालक सीट के बगल में लगाए जाने वाले जो चालक के पीछे के विस्तृत क्षेत्र देखना। देखिए साइड मिरर हम जिसे बोलते हैं ना, वाहनों में जो साइड मिरर होता है, आपने देखा होगा बाइक का जो शीशा लगा होता है, इस छोटे से शीशे में पीछे से आने वाली जितनी बड़ी बड़ी ट्रक, व्हीकल, जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो सब कुछ दिख जाती हैं। मतलब ये जो शीशा ऐसा होता है कि ये छोटे से जगह में बड़ा ज़्यादा एरिया कवर करता है और चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वाहनों के साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्या लिखा गया है, गाड़ियों व सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है अपसारित होती है। देखिए उत्तल जो दर्पण होता है उसे हम अपसारी भी कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण, मतलब इस पे जो प्रकाश पड़ती है वो अपसारित हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। और इसीलिए परावर्तक जो शीशे लगे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि इस पे आने वाली जो प्रकाश होंगी वो एक लार्ज एरिया से आएंगी और इस तरीके से फैल करके ज़्यादा एरिया कवर करती है। हालांकि इसमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं पर ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई दर्पणों से संबंधित जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम आगे बात करने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए जल्दी से देखिए, जो भी अवतल दर्पण में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब की स्थितियाँ आपने पढ़ी थी, 6 स्थितियाँ, वही सारी की सारी सेम स्थितियाँ जो होती हैं वो उत्तल लेंस में होती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो अवतल दर्पण में स्थितियाँ आपने पढ़ा था वही स्थितियाँ जो होती हैं उत्तल लेंस में होती हैं, और जो उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा था वो अवतल लेंस में होती हैं। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब यहाँ पर उन सभी स्थितियों को हम देख लेते हैं। देखिए अगर वस्तु अनंत पर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, लेंस की दूसरी ओर फोकस पर, वहाँ पर भी अनंत पर वस्तु थी तो फोकस से बनता था, यहाँ भी फोकस बनेगा, वहाँ भी उल्टा और वास्तविक, यहाँ भी उल्टा और वास्तविक। तो जो अवतल दर्पण बन रहा है वो यहाँ पर उत्तल दर्पण भी है। उत्तल दर्पण की स्थिति है, आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तल दर्पण की स्थिति मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वस्तु 2f पर से दूर होगी, यहाँ पे 2f लिखा जाता है, जो वहाँ पर वक्रता केंद्र आप c लिखते थे उसकी जगह पे यहाँ पे 2f लिखा जाता है। और अगर वस्तु 2f से दूर होगी तो वस्तु जो होगी फोकस और 2f के बीच में बनेगी, उल्टा और वास्तविक। अगर वस्तु 2f पर यानी वक्रता केंद्र जैसे वहाँ पे पढ़े थे यहाँ पर 2f है, तो अगर वस्तु 2f पर होगी तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। हमेशा ही उल्टा और वास्तविक बन रहे हैं, देख लीजिए।
अब अगर वस्तु 2f और फोकस दूरी से दूर है, मतलब 2f और फोकस दूरी के बीच में है, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु 2f से दूर बन जाएगी, उल्टा और वास्तविक। और अगर फोकस पर होगा, प्रथम फोकस यानी कि f पर होगा अगर वस्तु, तो लेंस की जो प्रतिबिंब होगा जो, वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो एक सीक्वेंस वाइज चलता है। आप लेंस में भी अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से उत्तल लेंस बनता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर f होता है, ठीक है, और ये होता है 2f। अब इस इधर से प्रतिबिंब आता जाएगा इस तरफ, और जो उसका प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उल्टा और वास्तविक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझने में आनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस तरीके से उसमें आपने देखा था कि उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति होती है, उसी तरीके से यहाँ पर अवतल लेंस में सिर्फ एक ही स्थिति होती है जब प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें होता क्या है, तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब लेंस फोकस के बीच, चाहे वस्तु कहीं भी हो, है ना, वस्तु कहीं भी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा लेंस के केंद्र और उसके फोकस के बीच में बनेगा, है ना। तो लेंस व फोकस के बीच में बनता है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और यही सेम स्थिति आपने उत्तल दर्पण में भी देखा था। तो कहीं ना कहीं एक याद रखने से दोनों के बीच में आपको संबंध अगर अच्छे से पता चल जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, ये जो है पूरा समझने की बात है, इसमें रटने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप अगर इसे सही से समझ जाएं तो आपका बिल्कुल भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, और आप 1 से 2 नंबर 100% लेकर के अपना आएंगे। और इसमें ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता को लेकर के। इससे भी पूछा, देखिए लेंस की क्षमता को ना डायोप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पूछा गया था प्रश्न, पूछा जाता है कि अगर 2 डायोप्टर का लेंस है तो लेंस की प्रकृति क्या है, कौन सा लेंस है, या फिर अगर पूछा जाए कि तो फोकस दूरी बताइए, फोकस क्या होगा। तो फोकस और लेंस की क्षमता में क्या संबंध है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो इस बात को दर्शाती है कि अगर लेंस की क्षमता, उसकी मोड़ने की क्षमता होती है कि वो किरणों को कितना ज़्यादा मोड़ता है। जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी वो ज़्यादा मोड़ सकता है, बस यही होता है। अब अगर फोकस दूरी और हम लेंस की क्षमता के बीच के संबंध को बताएं तो देखिए यहाँ पर शायद नहीं आ पाया है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होती है, एक मिनट यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए, लेंस की जो क्षमता यानी कि पी की हम बात करें ना, तो पी जो होता है 1/f होता है, ये आप ध्यान रखना, है ना। यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है इसकी फोकस दूरी के विपरीत होती है। यानी कि फोकस दूरी अगर कम होगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, और लेंस की फोकस दूरी अगर ज़्यादा होगा, यानी लेंस अगर मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होती है, लेंस अगर पतला होता है तो फोकस दूरी ज़्यादा होती है। जब फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो पावर उसका कम होगा, फोकस दूरी कम होने से पावर उसका ज़्यादा होगा। ये इनके बीच में संबंध होता है। अब आपसे मान लिया जाए, दे दिया जाएगा कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये 18 तारीख के पेपर में ये प्रश्न आया था। लेंस की फोकस दूरी दी गई थी 50 सेंटीमीटर, और पूछा गया था इसकी पावर बताइए, कितना पावर है। देखिए, अगर फोकस दूरी 50 है और ये +50 है कि -50 है, ये भी देखना होगा। देखिए, अगर प्लस होता है तो जाहिर सी बात है वो उत्तल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए, यहाँ पर फोकस अगर दिया गया है 50, तो अगर आपको पावर निकालना है तो पहले इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 50/100 आपको करना होगा, और इस तरीके से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 मीटर। अब 1/2 मीटर, तो फोकस का पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f। 1/f में क्या होगा 1 फोकस कितना आया 1/2, और इस तरीके से 2 डायोप्टर जो होगा इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, वही उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। इस वजह से इसकी जो, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि -2D दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा लेंस है ना। -1D दे दिया जाएगा, -3D दे दिया जाएगा, जो भी माइनस में दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कौन सा लेंस है। तो अगर माइनस में दिया गया तो डेफिनेटली वो कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। और वहीं अगर प्लस में दिया गया है तो आपसे पूछा जाए कौन सा लेंस है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस है। तो ये कितना आसान होता है इसको समझना, है ना। अब देखिए, इस फोकस लेंस में कि फॉर्मूले को भी आपको समझना होगा। तो देखिए, अगर फॉर्मूले की बात करें यहाँ पे,
तो यही वाला फार्मूला जो आपने दर्पण में देखा था, फर्क क्या है कि दर्पण में होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। बस यही फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज होती हैं। यहाँ भी जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, यू जो होता है वस्तु की दूरी, और एफ जो होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, हर एक स्थिति में आपने देखा कि यू जो होता है, क्योंकि वस्तु जो होता है हमेशा लेंस हो चाहे दर्पण हो वो बाएं साइड में ही होता है, तो यू हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा। एफ जो होता है आपने अभी भी देखा कि अगर वो अवतल लेंस है तो फोकस जो होगा ऋणात्मक होगा, और अगर उत्तल लेंस है तो फोकस जो होगा वो धनात्मक होगा। ये बात में ध्यान रखना होगा। और अगर हम भी की बात करें तो भी में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो चलिए चिन्ह परिपाटी मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से धनात्मक और किस तरीके से ऋणात्मक होती है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब हम लेंसों के उपयोग की बात करते हैं। देखिए वो लेंस के उपयोग की बात करें तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है अनेक प्रकार के प्रकाशीय यंत्रों जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि वगैरह में किया जाता है। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो देखिए अवतल लेंस में जो होता है वो गैलीलियो ने उपयोग किया था दूरदर्शी बनाने के लिए। इसके अलावा यह नेत्र दृष्टि दोष को निवारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे? दूरदृष्टि दोष को निवारण करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे उपयोग हैं, इनको आपको समझ के रखना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया है, ये चीज़ मैं बता दूं आपको। बट हो सकता है जिस तरीके से मैंने पेपर देखा है, जिस तरीके से डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता, जैसे मान लो दो लेंस एक साथ लगा दिए गए हैं, दो लेंस, क्योंकि एक लेंस की क्षमता तो आपने देख ली कैसे हम निकालते हैं, पी पावर इज इक्वल्स टू 1/f करके। लेकिन अगर दो लेंस एक साथ बना दिए गए हैं, दो लेंस की फोकस दूरी बता दी गई है आपसे, दो लेंस के बारे में पूछ दिया गया है और दोनों को एक साथ संयोजन कर दिया है, तो उनकी क्षमता आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आने वाले पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो इसमें जो टोटल जो संयुक्त जो क्षमता होगी वो P1 प्लस P2, मतलब पहले लेंस का फोकस पावर निकालिए, दूसरे का पावर निकालिए, माइनस एक्स P1 इंटू P2। ये x क्या होता है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी, मतलब ये एक लेंस यहाँ बना है, एक लेंस यहाँ बना है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है या फिर 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी है, जो भी उनकी दूरी होगी वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। P1 इंटू P2 फिर लिख करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाएगा तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। यहाँ से पक्का ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझ के याद कर लीजिए। अगर याद हो के, क्योंकि मैंने समझा दिया है तो रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे इन चीज़ों के ऊपर, हाँ बता दूं मैं क्वेश्चन क्विज लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, क्विज लेकर के आने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन ही टॉपिक्स के ऊपर मैं क्विज भी कराऊंगा। एक वीडियो में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ऐसे में दिक्कत होती है। तो अभी क्विज आने वाला है, आप क्विज के लिए तैयार रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम को अच्छे तरीके से दे कर आइए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।